Today's topic is that of assessment. Now what is assessment? हिंदी में हम इसे कहते हैं जांच या आकलन। किसी भी चीज़ का असेसमेंट करना मतलब उसके बारे में completely जानना। So when the cases are reported at clinics, वो किसी ना किसी कंसर्न के साथ आते हैं। पेरेंट्स या वो व्यक्ति बताते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, जो कि नॉर्मल पॉपुलेशन से थोड़ी हट के होती है। कोई डिलेज हो सकते हैं, डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, डिजीज़ेस हो सकती हैं। जब कुछ उनको अनयूजुअल लग रहा होता है और उन्हें क्लैरिटी नहीं मिलती है कि आगे क्या करना है या इसमें सुधार के लिए क्या किया जा सकता है, इन दैट केस असेसमेंट इज़ नीडेड। नाउ असेसमेंट, it sounds very simple, but it is not that simple. We need to follow a procedure for that. There are different tools to do the assessment and there are guidelines for that also, but here I am not talking about a single tool. I am talking about what needs to be done in an assessment in journal. So I've divided it into stages. Usually we should follow all these stages while doing an assessment. We can use different tools, but mainly we need to follow some journal rules of assessment which will help you in arriving in the correct diagnosis and getting the impression of the whole condition very clearly. So now I'm going to tell you about the stages or the procedure of assessment, any assessment in journal. Before that, before explaining it in detail, I would like to show you this. These are the 5 stages that we need to follow. First is parental information. Then we have formal observation. After this, we do test administration. Then we create a diagnosis and a report and provide the recommendation plan. And then finally, we do the follow-up. So let's talk about the first stage of assessment. In this, first of all, as you know, the parents, they come to us and even the client himself or herself comes and explain about the condition that he is facing or something wrong or unusual that is happening. So in this case, either the caregiver or the parents, they provide us a very crucial information and we should never ignore it, even if we know the condition very well. अगर बहुत अच्छे से हमें कंडीशन दिख रही है, बच्चे में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो भी हमें पहले सुनना है पेरेंट्स को, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो बहुत जेन्युइन होता है एंड पेरेंट्स आर देयर फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम विद द चाइल्ड. तो हम सिर्फ देखते साथ जो देख पा रहे हैं बच्चे में, हो सकता है वो उतना सही ना हो जो हम पेरेंट्स से सुनने के बाद और अच्छे से समझ सकते हैं. वी शुड गिव सफिशिएंट टाइम इन लिसनिंग टू द पेरेंट्स. वी शुड नॉट इंटरप्ट और जस्ट ट्राई टू प्रीच फ्रॉम द बिगनिंग कि आप ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा. ये वाला चीज़ हमें अवॉइड करना चाहिए. इम्पल्सिव नहीं होना है और इसमें जो भी वो इन्फॉर्मेशन देते हैं हमें एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके सामने क्वेश्चंस रखते जाएं, वो बताएं पार्ट ऑफ इट. इसके अलावा भी जो हमारे पास क्वेश्चंस नहीं है वो कुछ बताना चाह रहे हो सकते हैं, क्योंकि बिहेवियर इतना कॉम्प्लिकेटेड है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप पहली बार सुनेंगे. तो उस केस में आप उनको अलाउ करें कि वो जो बताना चाहते हैं वो आपको रेलेवेंट लग रहा हो या ना लग रहा हो. जस्ट कीप नोटिंग इट डाउन. यू नेवर नो व्हेन यू गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट. कभी कभी उनकी दी हुई छोटी सी इन्फॉर्मेशन बहुत काम आती है. Or the second stage of assessment is that of formal observation. It's not just like a layman observation. Layman observation ऐसा होता है कि जो सामने हो रहा है हम देख रहे हैं और उससे कुछ आइडिया लग रहा है. When you are a professional, you need to have a structure for an observation, जिसको हम formal observation कहते हैं. So there is a preset sections of it. आपको अगर बताया गया है कि बच्चे में एकेडमिक इश्यूज़ हैं, से फॉर एग्ज़ाम्पल, और उन इश्यूज़ के अराउंड आपको असेसमेंट करना है, तो आप उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो उस तरह की चीज़ों में करेंगे. सो इफ़ यू वांट टू नो द मेंटल एज, हो सकता है आप प्ले लेवल्स जज करें, या हो सकता है आप रीडिंग राइटिंग का कुछ काम दें. इस तरह के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, या उसको बिहेवियर इश्यूज़ अगर बताए गए हैं तो दूसरों के साथ वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, या वो खेलते समय किस तरह से खेल रहा है, उसके सोशल स्किल्स कितने डेवलप्ड हैं, उसके इमोशनल पार्ट कितना डेवलप है. काफ़ी चीज़ें आप पेरेंट्स से जान चुके होते हैं जब आप फर्स्ट स्टेज करते हैं, दैट इज़ पेरेंटल इन्फॉर्मेशन, लेकिन आप अपने ऑब्जर्वेशन से कुछ चीज़ों को क्रॉस चेक भी करते हैं. सो दिस इज़ अ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ थिंग विदाउट वेस्टिंग टाइम हेयर एंड देयर, क्योंकि आपके पास अगर कोई आ रहा है तो वो एक टाइम निकाल के आ रहा है और आपने भी एक सर्टन टाइम के लिए उनको एक अपॉइंटमेंट दिया हुआ है, तो आपको उस टाइम को मैक्सिमम यूज़ करना होता है. सो यू नीड टू बी वेरी focused and precise.
आपको एकदम एक्यूरेट होके और जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो चीज़ें करनी होती हैं। बीच बीच में बच्चा कुछ इर्रेलेवेंट चीज़ करता दिखेगा, लेकिन वो इर्रेलेवेंस शायद रेलेवेंट भी बन जाए। तो आपको नज़र हर चीज़ पे रखनी है, लेकिन आपको अपनी तरफ से क्या देखना है उसके लिए आप सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप कुछ ऑब्जेक्ट्स या कुछ टॉयज़ या रीडिंग राइटिंग मटेरियल, बुक, कुछ इस तरह की चीज़ें उसके आसपास दे सकते हैं और कुछ इंटरैक्टिव चीज़ें कर सकते हैं, बातचीत करना या उसके साथ बैठ के खेलना। इसी में आपको बहुत सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होने लगती हैं कि बच्चा किस लेवल पे परफॉर्म कर रहा है या कहाँ पर उसके वो इश्यूज़ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। आपके असेसमेंट जो शेड्यूल है उसके अंदर हो सकता है वो सर्टन प्रॉब्लम बिहेवियर्स ना करे, तो पेरेंट्स ने बताया है, एक तो आपको उन पर विश्वास करके चलना है और जितना आप असेसमेंट में ऑब्जर्वेशन में देख सकते हैं वो आप देख लें। कुछ चीज़ें डेफिनेटली मिस होंगी जो पेरेंट्स बता रहे होंगे, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं कि उसे 1-2 घंटे में कर लें। तो you need to be very precise, and as much as you can observe you should note it down. Noting is very important because once observation is done you will forget around 50% of it, so it's better to immediately note what you have seen in the chart. Thirdly, हमें क्या करना है जब हम assessment का procedure को follow करते हैं, we need to see if we need to administer some kind of tool or test on the child or that person. ज़्यादातर ज़रूरत लगती है कि अगर हम किसी दिशा में कुछ कमियां देख रहे हैं तो उसको हम एक स्टैंडर्डाइज टूल पर डायग्नोज करने की कोशिश करें. This is not always possible because at times there are children with certain kind of disabilities who don't respond to certain tools. तो कभी कभी आपको पूरा ऑब्जर्वेशन बेस्ड या फिर प्ले लेवल्स को देखकर या कुछ और आइडियाज़ के साथ आपको सिम्टम्स बेस्ड चीज़ें करनी होती हैं और पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन के बेस पर भी रिपोर्ट बनानी होती है. बट इफ़ देयर इज़ अ स्कोप टू एडमिनिस्टर अ टेस्ट, इट्स गुड, क्योंकि वो एक स्टैंडर्डाइज टूल होता है जिसमें कि एक प्रोसीजर को, एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप कुछ रिजल्ट्स देखते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिजल्ट यू कैन डायग्नोज द कंडीशन. वंस द डायग्नोसिस इज डन एंड इफ द डायग्नोसिस इज करेक्ट यू हैव अ क्लियर डायरेक्शन टू वर्क इन सर्टन पॉइंट्स, जिससे कि बच्चे के अंदर फ़र्क आना शुरू होगा. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इफ़ इट इज़ पॉसिबल यू शुड ऑलवेज go and do the test applicable for that particular symptom or condition. तो इसके अंदर थोड़ा वाइज जजमेंट करना होता है, बिकॉज अगर आप चार्ज कर रहे हैं असेसमेंट के लिए तो आप जो भी टूल यूज़ करेंगे उसके चार्जेस होंगे. तो आपको वाइजली इसलिए लेना है कि अननेसेसरी आप 3-4 टूल्स ना करें एडमिनिस्टर, और अगर आप जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल रेलेवेंट टूल हो, वो उस कंडीशन को ही रिफ्लेक्ट करने वाला हो या उन्हीं सिम्टम्स को जज करने वाला हो जो उसके अंदर दिख रहे हैं. तो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक इन सिलेक्टिंग द टूल एंड डूइंग द एडमिनिस्ट्रेशन. फॉर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन यू शुड बी ट्रेन्ड इन इट. ऐसे ही कोई टूल उठाकर आप एकदम से नहीं कर सकते हैं. देयर इज़ अ प्रॉपर प्रोसीजर, देयर आर नॉर्म्स, देयर आर द वेज ऑफ इंटरप्रिटेशन, स्कोरिंग, एवरीथिंग. तो वो जब तक आपको नहीं पता होगा, इट्स नॉट गुड, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू एडमिनिस्टर अ टेस्ट. इट्स बेटर टू रेफर टू अनदर पर्सन हु इज़ ट्रेन्ड इन यूजिंग दैट टेस्ट. तो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कभी कभी नहीं भी किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ दैट पर्सन, बट इन मोस्ट केसेस इट इज़ गुड टू एडमिनिस्टर अ टेस्ट ऑल्सो टू गेट अ बेटर डायरेक्शन ऑफ द कंडीशन. आफ्टर वी एडमिनिस्टर द टेस्ट वी गेट सम रिजल्ट्स, और ये रिजल्ट्स डिसाइड करते हैं कि हमने क्या पाया है उस व्यक्ति में जिसकी हमने जांच करी है, जिस पर हमने टेस्ट एडमिनिस्टर किया है. बिफोर टेस्ट ऑल्सो यू हैव सम आइडियाज़ कि इसकी क्या कंडीशन हो सकती है, एंड दिस डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस ऑफ वर्क. लेकिन जो आपके टूल में जो या टेस्ट में जो रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत ऑब्जेक्टिव होते हैं और वो क्लियर कट डायरेक्शन देते हैं कि अगर रिजल्ट्स ये आए हैं तो ये कंडीशन होगी, अगर रिजल्ट्स ऐसे नहीं आए हैं तो ये रूल आउट हो जाएगी कंडीशन, यानी कि ये इसके अंदर वो वाली प्रॉब्लम नहीं है जो हम सोच रहे थे. तो डायग्नोसिस देना इसलिए ज़रूरी होता है कि हमें फ्यूचर के लिए एक डायरेक्शन मिलता है कि किस तरफ काम करना है, और कोई और प्रोफेशनल भी जब उस डायग्नोसिस को पढ़ेगा तो उसे कंप्लीट इंप्रेशन मिलता है कि पिछले वाले एक्सपर्ट ने क्या पाया था. सो टेस्ट कभी कभी आपके पास करके भी आया होता है कोई क्लाइंट, तो आपके पास डायग्नोसिस ऑलरेडी होता है एंड यू कैन क्रॉस चेक इट विद फ्यू क्वेश्चंस. साथ साथ में सिर्फ डायग्नोसिस देना इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि जो केयर गिवर्स हैं या जो क्लाइंट खुद है, दे आर नॉट लुकिंग फॉर अ नेम ऑफ दैट कंडीशन, दे आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन फ्यूचर. कोई प्लान जो कि आगे किया जाए.
क्या दवाई की ज़रूरत है या किसी तरह के इंटरवेंशन की ज़रूरत है, ये सब वो जानना चाहते हैं। वो उस नाम को जानकर उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, ये सिर्फ एक डायरेक्शन के लिए है। सो देन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू क्रिएट अ रिपोर्ट। नाउ रिपोर्ट इंक्लूड्स मैनी थिंग्स विच आई विल डिस्कस इन अनदर वीडियो व्हेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट द रिपोर्ट राइटिंग सेक्शन। उसमें मेनली हमें देखना है रिपोर्ट में कि वी आर एबल टू गिव अ प्लान कि आगे क्या करना है, देन दिस असेसमेंट रिपोर्ट इज़ कंप्लीट। असेसमेंट प्रोसीजर में टेस्ट एडमिनिस्टर करके हम एक रिपोर्ट बना लेते हैं जिसके अंदर डायग्नोसिस भी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, देयर इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी टू क्रिएट अ डायग्नोसिस। उस केस में सिर्फ रिपोर्ट होती है और रिकमेंडेशन होते हैं। नाउ टू सी हाउ दीज रिकमेंडेशंस आर वर्किंग, आर दे वर्थ इट, क्या ये काम कर भी रही हैं, क्या हम सही दिशा में चल रहे हैं। इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ फॉलो अप विच इज़ द लास्ट थिंग इन द असेसमेंट प्रोसीजर। फॉलो अप चाहे आप 1 हफ्ते का रखें, चाहे आप 15 दिन का रखें, महीने भर का, 6 महीने का, इट डिपेंड्स ऑन द severity of the condition. See, if somebody has suicidal tendencies, so you can't wait for a month to see whether the thing worked or not. So maybe you can call just after 3 days or a week, or maybe telephonically you can connect with that person. तो ये डिपेंड करता है severity पे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत टाइम लेती हैं, तो अगर academic issue है, say for example in a child, it won't show results in just 3 days. So you may ask the parents to come after 3 months. So it depends when you do a follow up, and then you also see the stages that the child has covered. ज़्यादातर पेरेंट्स से या जो केयर गिवर्स हैं उनसे ये सुनने को मिलता है कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया, बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच डजेंट हैपन रैपिडली। एकदम से चेंज नहीं आ जाएगा, एक सडन चेंज कभी भी नहीं होता है, बट यू शुड बी एबल टू सी द माइनर थिंग्स हैपनिंग इन बिटवीन। जो एक स्टेज है उसको ग्रेजुअली ग्रेडेड वे में इम्प्रूवमेंट दिखा रही है। फॉर दिस यू कैन पुट अप क्वेश्चंस इन फॉलो अप कि क्या ये वाले चेंज हुए या क्या थोड़ा सा भी सुधार आया है। सो यू कैन हैव अ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो आप पूछ सकते हैं, एंड देन यू कैन रिकॉर्ड दैट प्रोग्रेस। प्रोग्रेस आपके एक्सपेक्टेड टाइम के हिसाब से बहुत स्लो है तो कुछ स्ट्रैटेजीज़ चेंज करनी हो सकती हैं, कुछ प्लान चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर आपके होप के हिसाब से वो ठीक जा रहा है, देन वी कैन कंटिन्यू विद द सेम प्लान। सो दिस फॉलो अप कैन हैपन few times and then we can stop it, or it can go for longer term also.